सितंबर 10, यूटा वैली यूनिवर्सिटी। चार्ल्स किर्क अमेरिकन कमबैक टूर के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और 3000 से ज्यादा ऑडियंस से मुखातिब होते हुए फ्री स्पीच के टॉपिक के अराउंड बात कर रहे थे। उनके हर इवेंट के अंदर एक डिबेट सेगमेंट होता है और इस दिन भी वो अपनी स्पीच से फारिग होकर डिबेट सेगमेंट में एंटर कर चुके थे। यहाँ एक स्टूडेंट ने उनसे मास वायलेंस पर सवाल पूछा, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी, इज दैट काउंटिंग और नॉट काउंटिंग गैंग वायलेंस। जब 12:20 पर एक गोली की आवाज गूंजी। Shooters there have been in America over the last 10 years. Counting or not counting gang violence? Great. गोली किर्क की गर्दन पर जा लगी, जिसकी वजह से वो अपनी कुर्सी से गिर गए। इसके चलते ऑडियंस में भगदड़ मच गई। किर्क को रीजनल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां लाख कोशिशों के बाद भी उसकी जान ना बच सकी। किर्क की मौत से इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तरफ वो लोग जो किर्क की मौत पर बहुत ज्यादा गमगीन थे, अफसोस मना रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock. I've met so many great people and lifelong friends, and one of those people that brought me into their world was Charlie Kirk. जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग जो किर्क की मौत पर अफसोस मनाने से मना कर रहे थे, खुश थे और ऐसे लोगों को सिस्टम ने सजा भी दी। Well, I just want to say thanks a lot, MAGA. You guys did get me fired from my job. I was an engineer for 12 years. So for the first time in 12 years, I have to get back into the job field. So much for the speech, huh, guys? Unbelievable. Hey guys, I haven't made videos like this, but I just got let go from the University of Florida as an employee. They didn't tell me why. There's all sorts of things I have to do now. But in the meantime, while I'm looking for a new job, there will be some more sim racing content, it looks like. The person that sent that video to corporate and got me fired, thank you. And I know that everybody is going to see this video too, and that's okay. I'm not going to say anything wrong. Did I realize that what I was saying in that video was going to lead to this? No, I have no idea what I'm going to do. My daughter is about to go to college. पर ये दो डिफरेंट रिएक्शंस की वजह थी किर्क के अपने नजरिया। पर उस पर बात करने से पहले सवाल ये है कि इस तरीके के वाकयात अमेरिका की सेफ्टी पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये अमेरिका में होने वाला कोई पहला वाकया नहीं है। इराना ज़रुत्स्का एक 23 साल यूक्रेनी लड़की जो रशिया यूक्रेन वॉर से जान बचाकर अमेरिका एक अच्छी जिंदगी गुजारने आई थी। उसे मालूम भी नहीं था जब एक रात वो पिट्जेरिया से अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही थी कि उसके पीछे बैठा शख्स डी कार्लोस ब्राउन है, जो 14 दफा अलग केसेस में जेल जा चुका है। डी कार्लोस ब्राउन ने नाइफ निकालकर अचानक से बेवजह इराना पर स्टैबिंग शुरू कर दी। ट्रेन में मौजूद कोई भी शख्स उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। स्टैबिंग खत्म होने के बाद भी कोई भी शख्स उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और वो इन इंजरीज के चलते हुए वहीं डेथ का शिकार हो गई। इसके अलावा 4 दिसंबर 2024 अमेरिकन हेल्थ केयर कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन रॉबर्ट थॉमसन को अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में सुबह के वक्त उनके होटल न्यूयॉर्क हिल्टन मिड टाउन के सामने शूट कर दिया गया। ये केसेस ना सिर्फ आम सिविलियन या बिजनेसमैन तक महदूद हैं, बल्कि इसका शिकार खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बने। जब 23 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया में वो ओपन एयर इलेक्शन कैंपेन में ऑडियंस से मुखातिब हो रहे थे, तब 22 साल थॉमस मैथ्यू क्रुक ने पास वाली रूफ से AR-15 राइफल के 8 राउंड शूट किए। You want to really see something that said, take a look at what happened. जिससे एक ऑडियंस मेंबर की डेथ हो गई, 2 क्रिटिकली इंजर्ड हो गए और एक गोली प्रेसिडेंट ट्रंप के कान को चीरती हुई निकल गई। ये इवेंट्स अमेरिका की सेफ्टी पर बहुत बड़ा सवाल। फिर वक्त अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। चार्ल्स किर्क। चार्ल्स की पैदाइश 14 अक्टूबर 1993 शिकागो में एक आम मिडिल क्लास घराने में हुई। बचपन से ही उसका शौक पॉलिटिक्स में था, जिसके चलते हुए उसने अपने स्कूल टाइम्स में ब्राइट बार्ट के लिए एक आर्टिकल लिखा, जहां उसने करिकुलम के बायस को हाईलाइट किया। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद 18 साल की उम्र में 2012 में अपने मेंटोर बिल के साथ उसने टर्निंग पॉइंट ऑफ यूएसए को फाउंड की।
इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में कंजर्वेटिव वैल्यूज को प्रमोट करना। कंजर्वेटिव वैल्यूज निकली है कंजर्वेटिज्म से। ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसका मकसद है एक कंट्री की हिस्टोरिकल कल्चर, रिलीजन और वैल्यूज को प्रिजर्व करना और उसमें किसी भी नए चेंजेस को बहुत जरूरत के मुताबिक ही अडॉप्ट करना। इस वजह से ताकि एक कंट्री में रहने वाले लोग एक नजरिए के कायल हों। जबकि लिबरलिज्म का मकसद ये है, चूंकि दुनिया तेजी से बदल रही है तो सोशल चेंज बहुत जरूरी है। यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन डिटरमिन करेगा कि वो क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या बिलीव करे। यानी कि उसके पास अपना पूरा पर्सनल फ्रीडम होगा अपनी चीजों को डिसाइड करने का और वो किसी कल्चर से बाउंड नहीं होगा टू मेक हिज ओन डिसीजन। चार्ली की मुहिम उसकी लीडरशिप में तेजी से फैली। ये नेशन वाइड ट्रेवल करके कई मिलियंस ऑफ स्टूडेंट तक जा पहुंची। सोशल मीडिया पे बेतहाशा फॉलोइंग के बढ़ता चार्ल्स ने यूट्यूब पे चार्ल्स केक शो स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ काफी सारी किताबें लिखी और कई मौजुओं पर उसका ओपिनियन बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गया। जब 2016 में ट्रम्प ने प्रेसिडेंसी में पार्टिसिपेट किया, तब से चार्ल्स ने ट्रम्प के साथ अपनी पॉलिटिकल अलायंस बना ली। जहां चार्ल्स के कुछ ओपिनियन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया और बहुत अप्रिशिएट किया गया, वहीं कई ओपिनियन चार्ल्स के बहुत ज्यादा बायस, अंडर द बेल्ट और प्रोवोकिंग थे। चले आज चार्ल्स के कुछ कंट्रोवर्शियल नजरियात पर नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी ऑडियंस को क्या कन्वे कर रहे थे। नंबर 1, यूनिवर्सिटीज आर स्कैम। But I think that if you look at the amount of money that you have to spend to go, the amount of time you spend here, and the ideas you have to endure, I do believe it is a scam. वो कहते नजर आए कि यूनिवर्सिटी एक स्कैम है, एक ऐसी जगह जहां आप हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस पे करते हैं, आप इतना साल पढ़ाई करते हैं और आपको कोई गारंटी नहीं मिलती कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इससे बेहतर है अपनी स्किल बिल्ड करें, ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाए, या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें रादर देन कि आप यूनिवर्सिटीज जाके पढ़ाई करें, वहां पे अपना टाइम जाया करें और आपके पास हाथ में कोई गारंटी भी ना हो। ये बात आयरनिकली बहुत अजीब थी क्योंकि चार्ल्स अपने ज्यादातर इवेंट इन्हीं यूनिवर्सिटीज में करते हुए नजर आए। दूसरा है चार्ल्स का पॉइंट रिलेटेड टू नस्लियात, रेसिज्म। चार्ल्स के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो ये कॉन्स्पिरेसी The great replacement of white people. फरोग देते हुए नजर आए। इस कॉन्स्पिरेसी का मकसद ये है कि जो व्हाइट लोग हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है विद नॉन व्हाइट। चार्ल्स अपनी अक्सर वीडियोस पे इस पे बात करते हुए नजर आए। इसके अलावा चार्ल्स ने मार्टिन लूथर किंग को ऑफुल कहा। मार्टिन लूथर किंग नोबेल पीस प्राइज विनर हैं और अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा चार्ल्स ने सिविल एक्ट्स ऑफ राइट 1964 को बहुत बड़ी गलती करार दिया। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, ओरिजिन। यानी कि बेसिकली अगर आप कभी भी कहीं पर भी जॉब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपकी स्किल्स को देखा जाएगा या आपकी क्वालिफिकेशंस को देखा जाएगा, ना कि ये कि आप कौन से मजहब से हैं, आपका क्या रंग है, आपका क्या नस्ल है, आप कहाँ से आते हैं। तीसरा है चार्ल्स का नजरिया इस्लाम की तरफ। क्योंकि चार्ल्स का ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से था और अपने अक्सर इवेंट में वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हुए नजर आए, लेकिन उसके लिए उन्होंने कई बार इस्लाम को डिमोट भी किया। उन्होंने इस्लाम को लेकर कई बार अंडर द बेल्ट स्टेटमेंट्स पास की, जिनको शायद दोबारा यहाँ पर दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझता। इसके अलावा उन्होंने ऐसे लोग जो इस्लाम से दूर जा चुके हैं या इस्लाम के मुर्तद हैं, उनको बुलाकर इस्लाम के खिलाफ बातें फैलाने की कोशिश भी की। उन्होंने ना सिर्फ ये बल्कि इस्लामिक कम्युनिटीज जो वेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं उनके खिलाफ बात करते हुए कहा कि वो वेस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। The question is macro Islam compatible with Western values? Macro. Of course it's not. There are three major reasons why. Islam does not believe in freedom of speech. Islam does not believe in freedom of religion. And Islam does not believe in separation of mosque and state. Those three things are antithetical to the West. उन्होंने कहा कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स वेस्ट के साथ फिट इन नहीं बैठते, जिस वजह से ये दोनों कल्चर एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। चौथा है चार्ल्स का प्रो इजराइल टेक। अपने इवेंट्स में और वीडियोस में अक्सर वो कहते नजर आए कि वो प्रो इजराइल हैं, यानी कि वो इजराइल को मानते हैं, उसके एक्शन को डिफेंड करते हैं और वो इजराइल के एग्जिस्ट होने को सही समझते हैं। उनके डिबेट सेगमेंट में जब भी उनसे फलस्तीन के लिए सवालात जवाबात किए गए तो उन्होंने इजराइल के किए जाने वाले जेनोसाइड को बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है और इस तरीके की कोई भी चीज वहां नहीं हो रही है। आयरॉनिकली जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को रिटेलिएट किया तो उन्होंने सिर्फ बार्बरिज्म कहा और ये कहा कि ये जानवरों का काम है, और उन्होंने कहा कि इजराइल इसके खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम उठाए और अपने आप को डिफेंड करे। And when you declare war on Israel, expect a firestorm in reaction. पर सवाल ये है कि चार्ल्स का कातिल कौन? क्या उसके नजरियात ही वजह बने हैं उसके कत्ल के या कुछ और? अगर न्यूज के मुताबिक देखा जाए
तो चार्ल्स का कातिल 22 साल टायलर जेम्स रॉबिन्सन है, जिसने 130 मीटर की दूरी से चार्ल्स को गोली मार के कत्ल कर दिया। कि डिस्टेंस इतना बड़ा है कि कोई आम अनट्रेन्ड शख्स इतनी आसानी से, इतने दूर के डिस्टेंस से, इतनी प्रिसीजन से किसी को गोली नहीं मार सकता। शायद यही वजह है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या प्रोपेगेंडा सामने आ रहे हैं, और वो ये कि चार्ल्स की मौत से कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें वो इसराइल के खिलाफ सवाल जवाब कर रहे हैं। Netanyahu, where they anticipated tens of thousands of people to take to the streets. That's all gone, Patrick. Netanyahu now has an emergency government and a mandate to lead. I'm not willing to go so far that saying that Netanyahu knew or there was intelligence here, but I think some questions need to be asked. Was there a stand down order? ख़ासतौर तौर पे उनकी वो वीडियोस जो एक हफ्ता पहले अपलोड की गई हैं उनके अपने चैनल पे, जिस पे वो बेन, जो कि एक अमेरिकन कमेंटेटर हैं अराउंड पॉलिटिक्स, उनसे सवालात कर रहे हैं रिगार्डिंग इसराइल। खैर, हाल ही में चार्ल्स की वाइफ एरिका ने चार्ल्स के कातिल को माफ कर दिया है, पर सवाल अभी भी वही है, सच क्या है? अमेरिका कितना सेफ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां तक एग्जिस्ट करता है? क्या चार्ल्स की मौत नजरियों का इख्तलाफ थी या फिर किसी और बात को छुपाने की साजिश?